आइए आज हम लोग देखेंगे IBPS एसओ का नोटिफिकेशन। तो एसओ का मतलब होता है आपका स्पेशलिस्ट ऑफिसर। तो इसके लिए हम लोग का जो IBPS है वो एग्ज़ाम कराता है, जिसके अंदर काफ़ी सारी वैकेंसी रहती है अलग अलग फील्ड के लिए। तो देखिए इसमें देखते हैं हम लोग यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट है। तो यहाँ पे पोस्ट है आपका IT ऑफिसर स्केल 1 के लिए, ठीक है। AFO की है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, ये भी स्केल 1 की जॉब है। राज्यसभा अधिकारी की है स्केल 1 की, लॉ ऑफिसर की है स्केल 1 की, HR की है स्केल 1 की, मार्केटिंग ऑफिसर इसकी भी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या चाहिए, हम लोग सारी डिटेल देखेंगे, ठीक है। एज क्या है, फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहला है इसका जो फॉर्म फिल की डेट है वो 1/8 से लेके 21/8 तक है, और इसी डेट में आपको फीस भी पे करनी है, ठीक है। तो 1 से लेके 21 यानी कि 20 दिन का आपके पास टाइम है। उसी में आपको फॉर्म भी भरना है, फॉर्म ठीक से भरना है कि एडिट ना करना पड़े, अगर करना पड़े तो उसी बीच एडिट कर लो। उसके बाद आपको फीस वगैरह भी पे करनी है, ठीक है। और जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको सारी डिटेल भर देनी है, आपका प्रीलिम्स का, सेंटर, मेंस का सब एक ही बार में भर देना है, ठीक है। और वहाँ पे प्रेफरेंस भी डालने का आ जाता है कि आपको कौन सी बैंक प्रेफर करनी है। तो आप सारी चीज़ें फॉर्म बहुत आराम से इजीली पूरा नोटिफिकेशन सही से देख लो। अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं भरा है तो एक बार पहले नोटिफिकेशन देख लो फिर भरना। तो 1/8 से लेके 21/8 तक फॉर्म भरे जाएंगे, सारी पेमेंट वगैरह होगी उस समय। फिर उसके बाद आपका ऑनलाइन के लिए जो कॉल लेटर है वो आ जाएंगे अक्टूबर में, और जो इसका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा वो आपका होगा नवंबर में। तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो भी नवंबर या दिसंबर में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि डाउनलोड जो कॉल लेटर होगा, जो मेंस होगा आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद, वो होगा आपका दिसंबर में, ठीक है। दिसंबर में आपका मेंस हो जाएगा। हर बार मोस्टली टाइम इसका दिसंबर में ही होता है, ठीक है। मैंने भी IBPS एसओ का दिया है कई बार एग्ज़ाम। तो वो क्या होता है 30 दिसंबर, 31 दिसंबर, इन डेट में मेरा कई बार एग्ज़ाम पड़ा है, 30 या 31 में। और उसके बाद क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट मेन का जनवरी या फरवरी में आएगा। फिर जो इंटरव्यू होगा आपका वो फरवरी या मार्च में होगा, ठीक है। और जो आपका अलॉटमेंट होगा वो अप्रैल 2025 में होगा। तो ये लोग जो है इन्होंने फॉर्म भरने से लेके आपके ज्वाइनिंग तक का सारी डिटेल लाइन से दे दी, और इनका हमेशा टाइम पे रहती है सारी चीज़ें, ठीक है। अब वो बात अलग है अगर फॉर्म कम भरे जाए या किसी में सर्वर में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो 2-4 दिन वो लोग फॉर्म की डेट बढ़ा दें भरने को, तो वो एक अलग केस है। लेकिन यहाँ पे जो इन्होंने टाइमिंग दे रखी है सब वो उसी के बीच कर देते हैं, ठीक है। तो बैंक के एग्जाम में सबसे अच्छी बात यही है कि वो लोग टाइम टू टाइम सारी चीज़ें करवाते हैं और नोटिफिकेशन में सब कुछ दे देते हैं, आपको बार बार कहीं जाना नहीं है। हम लोग एक एक करके सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन तो चलो पता ही हम लोग को ये क्या है, क्या फॉर्म है, पार्टिसिपेटिंग बैंक, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नेशनल एलिजिबिलिटी, सारी चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे जो पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं वो हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा, ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सारी बैंक आपकी बार पार्टिसिपेट कर रही हैं, ठीक है। और जो SBI होता है तो वो अपना अलग से एग्जाम कराता है, इसका IT ऑफिसर वगैरह का भी, और खुद का भी वो सारा अलग से उसका एग्जाम होता है। RBI का भी अलग से होता है इन सब का एग्जाम, ठीक है। और IBPS के अंदर ही सारी बैंकें आती हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि अगर बैंकें इससे नहीं कर पाती तो अपना खुद का फॉर्म निकाल देती हैं। देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसके लिए, ठीक है। तो आपको जो भी इनका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। जैसे IT वगैरह है तो आपका BTech वगैरह मांगेंगे ये, तो आपको देखना है। अभी वो नीचे सारी डिटेल पूरी लिखी होगी। अब देखो जैसे नेशनलिटी है, ठीक है, तो अगर आप इंडियन हो, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया है तो अच्छी बात है, पहला नंबर। उसके बाद ये आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इनमें से कुछ भी है तो आपका एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है, वो आपको बनवाना पड़ेगा। सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान, ठीक है, इनमें से अगर आप किसी में भी आते हो ये आप ठीक से पढ़ लेना, ठीक
है, क्योंकि आप बैंक का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपकी इंग्लिश ऑलरेडी अच्छी होगी, ठीक है। और वो भी एसओ का आप देने आए हो, स्पेशलिस्ट ऑफिसर का, तो आपकी बैंकिंग अच्छी होगी, बैंकिंग में इंग्लिश अच्छी होगी, और एग्ज़ाम होता है तो यहाँ पे हिंदी का तो कुछ है नहीं, इंग्लिश भी अच्छे लेवल की आती है इस एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आप ये सब पढ़ सकते हो, नोटिफिकेशन सही से देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एज आपकी काउंट होगी 1/8/2024 से। तो मिनिमम एज है 20 साल, मैक्सिमम है 30 साल, ठीक है। तो यानी कि 2/8/1994 के पहले नहीं पैदा होना चाहिए और 1/8/2004 के बाद नहीं पैदा होना चाहिए, इन दोनों के बीच होना चाहिए। और एज रिलैक्सेशन का तो आपको पता ही है, SC/ST को हमेशा की तरीके 5 साल का मिलता है, OBC को 3 साल का, PWD को 10 साल का, ठीक है। एक्स सर्विसमैन वगैरह को 5 साल का, तो सारे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो, जिसका भी आ जाए क्राइटेरिया में। देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे पोस्ट कोड है, यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट है, एज है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो पहला है आपका पोस्ट है 01, ये है आपकी IT ऑफिसर की पोस्ट स्केल 1 की। एज है मिनिमम 20, मैक्सिमम 30, ये सभी में है। उसके बाद इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपकी मांगी है 4 साल का इंजीनियरिंग होनी चाहिए, ठीक है। टेक्नोलॉजी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे होने चाहिए। या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेलीकम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक में, उसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन में, ठीक है। या फिर आपको ग्रेजुएट होने चाहिए और आपका साथ में B लेवल होना चाहिए DOEX से। यानी कि IT ऑफिसर के लिए आपकी डिग्री है, आपका BTech होना चाहिए, सिंपल सी बात है, BTech या BE करके 4 साल का, ठीक है। ये आपका ग्रेजुएशन में आ गया, ये सारा लिखा हुआ है, ठीक है। और जो जो ब्रांच है वो सारी लिखी हुई है, जैसे टेक्नोलॉजी इन डिग्री, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, IT का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, तो ये सारे हैं इसमें। उसके बाद ये पोस्ट ग्रेजुएशन का भी आपका दिया हुआ है। उसके बाद ये आपका ग्रेजुएशन, अगर आपका मतलब कोई इनमें से कोई बड़ी डिग्री नहीं है तो आपके पास अगर नॉर्मल ग्रेजुएशन है और उसके साथ आप DOEX B लेवल पास हो तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अगला है आपका एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर AFO, इसके लिए भी सेम एज है 20 से 30, इसके लिए भी देखो 4 साल की डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन में, एग्रीकल्चर में, ठीक है। ये सारी लिखी हुई हैं, आप इनमें से कोई भी आपके पास डिग्री हो सकती है 4 साल की ग्रेजुएशन की। उसके बाद आपका राज्यसभा अधिकारी, इसकी भी एज 20 से 30 साल है, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए हिंदी विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट द डिग्री ग्रेजुएशन लेवल। अब देखो इसमें क्या है, उसने ये बोला है राज्यसभा अधिकारी में आपको क्या चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए हिंदी में, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन आपका हिंदी में होना चाहिए और साथ में इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन में, यानी कि ग्रेजुएशन में आपका इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन आपने हिंदी से करा हो, ठीक है। या तो ये हो, मतलब ये दोनों मिला के होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो आपका PG होना चाहिए वो हिंदी होना चाहिए और प्लस जो ग्रेजुएशन है उसमें इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए। जब ये दोनों होंगे आपके पास तभी भर सकते हो। या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आपका संस्कृत में हो, ठीक है, विद इंग्लिश एंड हिंदी है सब्जेक्ट इन डिग्री। मतलब यहाँ पे क्या है, ग्रेजुएशन में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों होने चाहिए और PG में क्या है, संस्कृत होनी चाहिए, ठीक है। तो समझ में आ गया इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर किसी को डाउट हो तो मुझको टेलीग्राम, ठीक है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पे भी आप मैसेज कर देना, वरना आप यूट्यूब पे ही आप कमेंट कर देना अगर कुछ भी डाउट आता है, ठीक है। उसके वजह से लॉ ऑफिसर है, ठीक है, तो उसकी भी एज 20 से 30 साल है। इसमें क्या आपको LLB की डिग्री चाहिए, ठीक है, एंड इनरोल्ड एज एन एडवोकेट विद बार काउंसिल, ठीक है। तो आपका ये क्राइटेरिया है। फिर उसके बाद क्या है, HR के लिए क्या है, ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। यानी कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ में 2 टाइम का फुल पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए और 2 ईयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, HR, HRD, सोशल वर्क, लेबर,
ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें देख लेनी है। फिर आपका है मार्केटिंग ऑफिसर, इसकी भी एज 20 से 30 साल है, ग्रेजुएशन होना चाहिए 2 साल का फुल टाइम का MMS, मतलब यहाँ पे मार्केटिंग में होना चाहिए, और 2 ईयर फुल टाइम MBA होना चाहिए मार्केटिंग में, 2 ईयर फुल टाइम PG DBA होना चाहिए, या फिर PG DBM होना चाहिए, PG PMO या फिर PG DMO विद स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग। तो अगर आपने इनमें से कोई भी डिग्री करी है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, सबसे अच्छी बात है ये आपको देख के बनना है। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट, ठीक है, मल्टीपल एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। और एक चीज और परसेंटेज का ध्यान रखना, जैसे 59.99 है तो उसको आप 60% नहीं मानोगे, ठीक है, वो 60% से कम में ही आएगा। जैसे 54.99% है तो 55% से वो कम ही आएगा। उसके बाद देखो, आप बैंक जॉब करने जा रहे हो तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, तो इस चीज पे आपको ध्यान देना है। ये नहीं कि फॉर्म भर लिया है, पढ़ाई कर रहे हैं, वही केवल ध्यान में है, ये जरूर अच्छा होना चाहिए आपका, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये एप्लीकेशन फीस है, ठीक है, 850 रुपये है। ऑल अदर्स के लिए SC ST PWD कैंडिडेट जो होंगे उनके लिए 175 रुपये है, यानी कि जनरल और OBC वाले मेल फीमेल जो भी हैं सबका 850 रुपये पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, सबसे अच्छी बात ये है स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले आपका होगा प्रीलिम्स, ठीक है। तो ये जो एग्जाम पैटर्न है ये 2 पोस्टों के लिए है, लॉ ऑफिसर और राज्यसभा अधिकारी के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आएगा, देखो, इंग्लिश आएगी, 50 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क के, और टाइम मिलेगा 40 मिनट। अब देखो, इसमें सेक्शनल टाइमिंग होती है, बैंकिंग में मोस्टली एग्जाम्स में सेक्शनल टाइमिंग ही होती है, ठीक है। जिन एग्जाम में नहीं होती थी उसमें भी होने लगी, जैसे IBPS RRB PO है, अभी उसका एग्जाम हुआ है तो उसमें भी होने लगी है। उसके बाद रीजनिंग के आपके 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, 40 मिनट। जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंसेस नो बैंकिंग इंडस्ट्री, तो इस 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, इंग्लिश हिंदी 40 मिनट। यानी कि देखो, इंग्लिश रीजनिंग और GA के आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 40 मिनट तीनों में मिलेगा, यानी कि 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे। और टोटल आपके 150 क्वेश्चन होंगे, लेकिन 125 नंबर का बन रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो देखो रीजनिंग और GA में एक नंबर का एक क्वेश्चन है, लेकिन जो इंग्लिश है उसमें आधे नंबर का एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हमारा जो पैटर्न था इंग्लिश, रीजनिंग और GA का, ये हमारा पैटर्न था लॉ ऑफिसर और राज्यसभा अधिकारी के लिए, ठीक है। लॉ ऑफिसर के लिए हमको LLB चाहिए, और राज्यसभा अधिकारी के लिए क्या बताया था मैंने, ग्रेजुएशन होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन में क्या होना चाहिए आपका, इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी से होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर मैंने क्या बताया था, ग्रेजुएशन में हिंदी इंग्लिश होनी चाहिए एक सब्जेक्ट के रूप में, और पोस्ट ग्रेजुएशन आपका संस्कृत से होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है। इसके बाद जो अगला पैटर्न है वो है IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, HR और मार्केटिंग, ठीक है, इन सब के लिए है। तो यहाँ पे इसमें क्या आएगा, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव, सेम वैसा ही पैटर्न है, बस अंतर कहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आपका GA आएगी और यहाँ पे आएगा क्वांटिटेटिव, ठीक है। यानी कि वहाँ पे देखो इंग्लिश के 50 क्वेश्चन है, यहाँ पे 50 क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखो 50 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के, 40 मिनट का टाइम, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 40 मिनट का टाइम, क्वांटिटेटिव के 50 क्वेश्चन 40 मिनट का टाइम, ठीक है। और ये देखो 25 मार्क के हैं, ये 50 मार्क का है, ये भी 50 मार्क का है। यानी कि इंग्लिश में हर क्वेश्चन के लिए आधा नंबर मिलेगा, रीजनिंग में हर क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा, रीजनिंग और मैथ में। तो यहाँ पे इंग्लिश, रीजनिंग, GA आएगी, यहाँ पे इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव आएगी, 125 नंबर का होगा, ठीक है। 150 क्वेश्चन 125 नंबर का।
2 घंटे का एग्जाम है, ठीक है। और ये मतलब समझना कि ये एग्जाम हल्के लेवल का आएगा, अच्छे लेवल का आता है, आईबीपीएस पीओ से थोड़ा ऊपरी इस एग्जाम का लेवल रहता है, ठीक है। मैंने इसका आईटी का एग्जाम का दिया है, तो आईटी की सबसे ज़्यादा कट ऑफ भी जाती है, 125 में से सबसे ज़्यादा कट ऑफ आपकी जाती है आईटी ऑफिसर की, ठीक है। उसके बाद जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लोगे तो आपका मेंस होगा, ठीक है। मेंस में देखो लॉ ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर, एचआर और मार्केटिंग, इन सब के लिए आपका एक ही केवल पेपर होगा प्रोफेशनल नॉलेज का। 60 नंबर का क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 60 और 7 मार्क का हिंदी और इंग्लिश में होता है, 45 मिनट का ड्यूरेशन होता है, ठीक है। यानी कि 45 मिनट में आपको 60 क्वेश्चन करने होते हैं। ये सबके लिए होता है, इन सबके लिए। और जो पोस्ट है राज्यसभा अधिकारी की, उसके लिए ये होगा प्रोफेशनल नॉलेज होगी, उसका एग्जाम होगा, 45 क्वेश्चन होंगे और प्रोफेशनल नॉलेज का डिस्क्रिप्टिव होगा 2 क्वेश्चन होंगे, तो ये मिला के टोटल 60 नंबर का है, ठीक है। इसके लिए 30 मिनट अलग से मिलेगा, इसके लिए 30 मिनट अलग से मिलेगा। तो जो भी लोग मेंस क्वालिफाई कर लेंगे वो सीधे सीधे इंटरव्यू में चले जाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ हमेशा आप लोग बैंकिंग में ध्यान रखना, बैंकिंग का जब भी आप लोग एग्जाम देते हो तो अपना एडमिट कार्ड जरूर संभाल के रखना, क्योंकि जो प्रीलिम्स होता है उसमें हम लोग जब एग्जाम देने जाते हैं तो एडमिट कार्ड और जो आईडी होती है उसकी फोटोकॉपी हम लोग लगाते हैं, ठीक है। उसमें सारी डिटेल लगते हैं, वहाँ से साइन लग के सब मिल जाता है प्रीलिम्स का, वही आपको मेंस में ले जाना होता है, ठीक है। तो अगर जो जिसने पहले एग्जाम दिया उसको सारी चीज़ें पता होंगी, अगर लेकिन जिसने नहीं दिया है उसके लिए है ये चीज़। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इंटरव्यू में क्या होगा, आपका 100 नंबर का मान लिया है तो 40% आपका पासिंग चाहिए होंगे आपको, और जो मेंस और जो इंटरव्यू है उसका जो रेशियो लेंगे 80-20 लेंगे। और ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट है, ये इन्होंने पहले दे रखे हैं, आप ले जा सकते हो, ये सारे आपके इंटरव्यू के समय काम आएंगे। तो आप सारे अपने डॉक्यूमेंट पहले से प्रिपेयर करके रख लो। मैंने इसके पहले जो और मतलब एग्जाम्स के वीडियो बनाए थे, मैंने 1-1 घंटे के बना दिए थे, और मैंने सारे पूरा नोटिफिकेशन पढ़ के एक-एक चीज़ बताई थी अच्छे से, लेकिन लोग मतलब इतना ज़्यादा वो सारे वीडियो देखते नहीं, लोगों को छोटे-छोटे वीडियो चाहिए, तो मैं पूरे उसको शॉर्ट में बना देता हूँ तभी, नहीं तो मैं पूरा एक-एक चीज़ आप लोग को बता रहा होता। ठीक है। देखो सबसे पहली बात हाउ टू अप्लाई, ठीक है। मेन चीज़ ये है, हमें क्या करना है, पोर्टल पे जाना है आईबीपीएस के, ठीक है। और वहाँ पे जाके आपको रजिस्टर करना है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से, तो आपका आईडी पासवर्ड बन जाएगा, वो क्रिएट करके आपको फॉर्म भरना शुरू करना है। 1 से 8 तक, 1 से 21 तक भरना है, 1 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक। उसके बाद फीस जो है 850 रुपये जनरल ओबीसी के लिए, 175 रुपये SC/ST PWD के लिए। उसके बाद आप जब फॉर्म भरोगे तो आपको मेन चीज़ें ही हैं, देखो फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब, एक हैंड रिटन यहाँ पे लगता है, पूरा फॉर्मेट होता है, उसको आप अपने हाथ से लिख के हैंड रिटन राइटिंग में लिख के आपका वो आपको स्कैन करके लगाना होता है। और अगर आपका कोई सर्टिफिकेट है तो वो, और आपको अपनी लाइव फोटो भी कैप्चर करनी होगी, ठीक है। और पेमेंट आपकी ऑनलाइन होगी। ये देखो सारे आइटम लिखे हुए हैं कि आपको एग्जाम में क्या क्या नहीं ले जाना है, ठीक है। ये सारे आप एक बार देख लेना, वैसे ये सारी चीज़ें एडमिट कार्ड में भी लिखी हुई आती हैं।
देखो सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे वैकेंसी कि कहाँ पे कितनी वैकेंसी। तो जो देखो जो भी मतलब बैंक यहाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं उस समय वैकेंसी है, ठीक है। और देखो जैसे बैंक है, बैंक का नाम है यहाँ पे SC ST OBC EWS अनरिजर्व मतलब जनरल टोटल, तो सारी वैकेंसी दे रखी है, ठीक है। ये पहली है, ये है AFO की, ठीक है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। तो इसके लिए आप देख सकते हो NR जो है मतलब नॉट रिपोर्टेड, यहाँ पे बताया नहीं गया है कि कितनी किसकी वैकेंसी है। तो जब आपका हो जाएगा सब कुछ तो हो सकता है वो बता देंगे एक को नहीं है या एक दो है या बहुत सारी हैं, तो उसको कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसी की वजह से वैकेंसी बढ़ती है, ठीक है। तो आप देख सकते हो जैसे बैंक ऑफ इंडिया है तो उन्होंने साफ साफ कह दिया हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं खाली, सब कुछ भरा हुआ है। तो देखो इनके जीरो है, लेकिन इन्होंने नॉट रिपोर्टेड बोला है, यानी कि अभी पता नहीं है इनको जरूरत है कि नहीं है, और जरूरत है भी तो कितनी है, ठीक है। तो ये चीज इसीलिए वैकेंसी बढ़ती है। देखो उसके अंदर बैंक में जीरो है, उन्होंने बोल दिया हमें नहीं चाहिए। देखिए बाकी बैंकों में भी बहुत सी बैंकों ने देखो नहीं बताया कि कितनी है। देखो पंजाब नेशनल बैंक ने केवल बताया SC की 46 है, जनरल की 127 है, टोटल आपकी 310 है, यूको बैंक में 36 है टोटल, ठीक है। केवल दो ही बैंकों ने अभी तक वैकेंसी यहाँ पे एग्रीकल्चर की दी है, ठीक है। बाकी ने किसी ने जीरो कर दिया है, किसी ने NR कर दिया है। तो ये सब बाकी देखने वाली बात है। ये देखो आपका HR के लिए है, ठीक है। तो आप आपका जो भी क्राइटेरिया हो, ठीक है, आपको HR की देखनी है, राजस्व अधिकारी की देखनी है, IT ऑफिसर की देखनी है, तो आप वो खुद से आके इस पे देख सकते हो कहाँ कितनी वैकेंसी है। जैसे IT ऑफिसर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बैंक ऑफ बड़ौदा ने कोई भी वैकेंसी कुछ कहा नहीं है कि कितनी है कितनी नहीं है, यानी कि ये पेपर वगैरह होगा उसके बाद ये बता भी सकते हैं कि कितनी वैकेंसी है। इसी वजह से वैकेंसी बढ़ जाती है। जैसे बैंक ऑफ इंडिया है, उन्होंने बता दिया जीरो है, तो आपको क्या करना है, जैसे आप IT ऑफिसर का फॉर्म भरने जा रहे हो, ठीक है, जब आप फॉर्म में प्रेफरेंस भरोगे, ठीक है, प्रेफरेंस सबसे जरूरी होता है उसमें भरना। प्रेफरेंस में आपको देख के भरना है आपको कौन सा प्रेफरेंस बनता है। बैंकों के आपको प्रेफरेंस डालने होंगे, ठीक है, वो बाद में नहीं पूछा जाता है, वो फॉर्म भरते समय पूछा जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे पंजाब नेशनल बैंक है तो उसमें टोटल 150 है, 62 है आपकी जनरल की, बाकी सारी दे रखी हैं, ठीक है। और जो इंडियन ओवरसीज बैंक है उसमें जनरल की 10 है और टोटल 20 हैं। तो केवल दो ही बैंकों ने दी है, बाकी ने मोस्ट इन्होंने देखो सेकंड नंबर, फोर्थ नंबर और 10 नंबर, इन सब ने कह दिया कि मेरे पास जीरो वैकेंसी है, ठीक है। तो ये 3 बैंकों को तो हटा दो, बाकी ये 2 में तो वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। बाकी जो NR वाली हैं उनमें आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। हो सकता है वो बोल दें SC की मेरे पास 2 है, हो सकता है वो बोल दें EWS की 2 हैं, तो वो कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से जिससे भी आप बिलोंग करते हो आप वो देख लो। ये लॉ ऑफिसर की है, ठीक है, ये आपका मार्केटिंग ऑफिसर है, फिर राजस्व अधिकारी की दी हुई है, ठीक है। ये देखो लिखा हुआ है NR मतलब वैकेंसी नॉट रिपोर्टेड, ठीक है। अब देखो एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट दी गई है, ये सारे कोड दिए गए हैं, ये स्टेट दी गई है, ये प्रीलिम्स और मेंस के। तो जब आप फॉर्म भरोगे तो फॉर्म आप भरते समय ही ये सेलेक्ट कर लोगे कि आपको प्रीलिम्स में और मेंस में कौन कौन से सेंटर चाहिए, ठीक है। जैसे अंडमान निकोबार है तो वहाँ पे केवल एक ही सेंटर है, ठीक है। अब जैसे मैं देखता हूँ उत्तर प्रदेश का, ठीक, उत्तर प्रदेश में ये सारे देखो सेंटर दिए हुए हैं, ये सारे प्रीलिम्स के हैं। मेंस के लिए देखो कुछ ही सेंटर हैं, जैसे लखनऊ हो गया, मेरठ हो गया, नोएडा हो गया, ग्रेटर नोएडा हो गया, प्रयागराज हो गया, इलाहाबाद हो गया। लेकिन प्री के लिए देखो कई हैं, आगरा, अलीगढ़, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ सारे हैं, ठीक है। तो आप लोग ये अपने हिसाब से देख के सेंटर भी भर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज फोटो साइन ये सब, ठीक है, सबसे जरूरी है। देखो फोटोग्राफ 4.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। डायमेंशन देखो लिखा हुआ है 200 से 230, साइज होना चाहिए 20 से 50 के भी, ठीक है। और आपको कैमरे की तरफ देखना है सबसे, और फोटोग्राफ मच भी रिसेंट होनी चाहिए, कलर फोटोग्राफ, ठीक है। और आपका प्रेफर उन्होंने करा है कि बैकग्राउंड जो होना चाहिए फोटो खींचते समय वाइट होना चाहिए, लेकिन आप लाइट कलर प्रेफर करो। उसके बाद जो आपको फोटो कैप्चर करनी है वो देखो आप लाइट आपका बैकग्राउंड हो उसी में आप कैप्चर करना है, ठीक है।
ये देखो लिखा हुआ है क्या फोटो कैप्चर हमें करना है क्या नहीं करना है। देखो इंश्योर फोटो अगेन लाइट कलर, ठीक है, लाइट कलर में फोटो होनी चाहिए। उन्होंने प्रेफर करा है वाइट बैकग्राउंड, ठीक है, और वहाँ पे लाइट अच्छी होनी चाहिए। दूसरा है वेबकैम की तरफ आप देख रहे हो, ठीक है, फोटो पासपोर्ट साइज होनी चाहिए। सब चीज़ें आपको करनी है। और क्या नहीं करना है, देखो छोटी फोटो नहीं खींचनी है आपको, मतलब ग्लासेस वगैरह नहीं लगाने हैं जो कलर्ड वाले होते हैं, टोपी नहीं लगानी है, ठीक है, शैडो वगैरह ना आ रही हो फेस पे जब आप फोटो खींचो। और फोटो देखो डार्क नहीं होनी चाहिए, ठीक है, डार्क में आपको डार्क बैकग्राउंड में फोटो नहीं लेनी और इम्प्रॉपर बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर में आ जाओ। 140 से 60 पिक्सल होना चाहिए, 10 से 20 के बीच उसका साइज होना चाहिए, ठीक है, और कैपिटल लेटर में साइन नहीं करना है, ठीक है। जैसे सिग्नेचर है तो सिग्नेचर ऐसे करो, ये मान लिया साइन है तो ये सिग्नेचर साइन हो गया, ये नहीं करना है आपको, ठीक है, ये नहीं करना है, ये करना है। उसके बाद लेफ्ट थंब है, उसका देखो फाइल साइज होना चाहिए 20 से 50 के बी, और ये आपका साइज दिया हुआ है, ठीक है। उसका जो हैंड डिक्लेरेशन है ये देखो इसमें जेपीजी या जेपीजी में होना चाहिए 50 से 100 के बी होना चाहिए, 800 से लेकर 400 पिक्सल। ये देखो हैंड रिटन ये है, ये फॉर्मेट दिया गया है यहाँ आपको, ये पूरा ये फॉर्मेट आपको अपने हाथ से लिखना है, ठीक है, ऐसे रिटन लैंग्वेज में, ठीक है। रिटन आपकी जो राइटिंग है जो आप डेली बेसिस में लिखते हो वैसे लिखना है, ये नहीं करना कि आपको सब कैपिटल में लिख दो, ठीक है। यहाँ पे नेम ऑफ द कैंडिडेट अपना नाम लिखना है और ये सारा वैसे उतार देना है, इसको स्कैन कर लेना है, ये एक ही बार कर लो, मोस्टली आईबीपीएस के फॉर्म में यही लगता है, ठीक है। और ये सारे डॉक्यूमेंट जो दिए गए हैं ये आपका डीवी के समय काम आएगा, ये सारी चीजें ये अभी के लिए काम की नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको इस पूरे नोटिफिकेशन में बता दिया है कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। 18 से 20 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है, और आपका ग्रेजुएशन हो 4 साल का, मतलब हर उसका अलग अलग है हर पोस्ट के लिए, तो वो आपको देख लेना, आपको नोटिफिकेशन अच्छे से देखना। 850 रुपये जनरल की फीस है, बाकी की 175 है SC ST PWD की, तो ये सारी चीज़ें देख लेनी है, ठीक है। प्रीलिम्स का मैंने बता दिया है कि जैसे IT ऑफिसर वगैरह है तो उसमें आएगा मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, ठीक है। और जो मेंस होगा उसमें प्रोफेशनल नॉलेज आएगी 60 क्वेश्चन की, और उसके बाद इंटरव्यू होगा, तो ये सब चीज़ें देख लेनी। इसका एग्जाम बहुत अच्छा होता है, RBI का एग्जाम होता है सबसे पहले ग्रेड B का, अगर बैंकिंग की आप बात करते हो बहुत अच्छा एग्जाम होता है। उसके बाद आपका आता है SBI का SO का, फिर SBI PO का, ठीक है। उसके बाद IBPS का एग्जाम आता है, IBPS में ये आपका SO के बाद PO, तो ये एग्जाम सब बहुत अच्छे लेवल के एग्जाम होते हैं। इंग्लिश, इनकी इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, ठीक है, और इंग्लिश के साथ साथ रीजनिंग, इंग्लिश और रीजनिंग दो बहुत बढ़िया आती हैं, ठीक है। इन्हीं की वजह से मोस्टली लोगों का पेपर खराब होता है। तो अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तभी पेपर देना, या नॉर्मल भी है तभी आप दे सकते हो, ठीक है।